हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मैं आपको बता दूं, आज हम घटना चक्र की सीरीज़ लेके आए हैं और घटना चक्र में हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। आपको जो पॉलिटी वाली वीडियो है वो चीज़ प्लेलिस्ट में आ गई है, आप देख सकते हैं। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। यूरोपियंस का कैसे आगमन हुआ, इस चीज़ को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं घटना चक्र के बारे में। देखो क्या है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सारे एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। देखो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है, ये आईएएस प्री में आया हुआ है, वो तो इंपॉर्टेंट है। पर एग्ज़ाम के लिए इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें कई सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में समझेंगे। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को ड गामा कैलीकट में कब आए थे? ठीक है, तो इसका आंसर है बी। क्या है? 1498 AD। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली था क्या कि कैलीकट के वेस्टर्न कोस्ट पे 20 मई 1498 को वास्को ड गामा आए थे और इन्होंने एक नया सी रूट को डिस्कवर किया था क्योंकि अभी तक जो ट्रेड होता था वो लैंड रूट से होता था। ठीक है, चलो अब ये जो वास्को ड गामा आए थे तो इनको रिसीव किसने किया था? तो इनको रिसीव किया था कैलीकट के राजा, किंग का नाम था किंग जेमोरिन, इन्होंने रिसीव किया था। ठीक है, और इसके बाद इंडियो और पुर्तगीज़ के अलायंस बिल्डअप स्टार्ट हो गए थे, एक नए डायमेंशंस में चले गए थे। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, वास्को ड गामा ब्लैक पेपर, काली मिर्च भारत से ले जाके पुर्तगीज़ में उन्होंने व्यापार किया, ट्रेड किया, जिसमें उन्होंने 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, जिसको देख के जो दूसरे पुर्तगीज़ ट्रेडर्स थे उनका भी इंटरेस्ट जगा। और प्रॉपर उसके बाद एक पुर्तगीज़ मर्चेंट्स ने अपने कमर्शियल फर्म्स इस्टेब्लिश किए। कहाँ पे? कैलीकट के पोर्ट, गोवा, दमन, दीव, हुगली में इस्टेब्लिश करी। अब जब प्रॉपर कंपनी इस्टेब्लिश हो गई है तो उसमें प्रॉपर पुर्तगीज़ के वॉइसरॉय भेजे गए उससे प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो वॉइसरॉय आए थे उनका नाम था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। आपको याद रखना है, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। ये इंडिया आए हैं 1505 में। ठीक है, उसके बाद आए हैं अल्बुकेर्के। ठीक है, ये सेकेंड पुर्तगीज़ वॉइसरॉय थे, ये कब आए हैं? 1509 में। और ये जो अल्बुकेर्के हैं इनके पास कुछ अचीवमेंट्स भी हैं क्योंकि इन्होंने गोवा पे कब्जा किया था, एनेक्स किया था 1510 में। किससे? आदिल शाह से। आदिल शाह रूलर थे बीजापुर के, तो वहाँ से गोवा इन्होंने लेके अपने पास रखा हुआ था। और मैं आपको बता दूं, ये जो पुर्तगीज़ थे ये गोवा को 1510 से लेके 1961 तक अपने पास ऑक्यूपाई किए हुए थे। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनसे रिलेटेड, पुर्तगीज़ से रिलेटेड। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को ड गामा कब आए थे? सेम क्वेश्चन है, 1498 AD। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज वॉइसरॉय? पहले कौन थे? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, अभी हमने ऊपर देखा। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को ड गामा एट कैलीकट? किसने वेलकम करी थी? आपको पता है, किंग जेमोरिन ने वेलकम करी थी। कहाँ के किंग थे? किंग ऑफ कैलीकट। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चंस हैं कि वो जो वास्को ड गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये किस कंट्री के हैं और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? तो फिलहाल ये किस कंट्री के पूछा है। तो वास्को ड गामा आपको पता है पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया के लिए आए थे लेकिन उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, वो स्पेन के थे। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किए, वो कहाँ के हैं? वो हैं ग्रेट ब्रिटेन के। फोर्थ ओस्मान, इन्होंने ये हॉलैंड के हैं, इन्होंने खोज कर दी न्यूजीलैंड की। तो यहाँ पे दे रखा है, देख लो आप। पोर्तुगीज सेलर, ही डिस्कवर्ड द इंडियन रूट। स्पेनिश वॉयजर, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। ब्रिटिश कैप्टन कुक, ही डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया। एंड हॉलैंड वॉयजर तस्मान एक्सप्लोर्ड न्यूजीलैंड। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? ठीक है, रियल फाउंडर कौन माना जाता है? तो वो माना जाते हैं अल्बुकेर्के, क्योंकि इनके पास कुछ अचीवमेंट्स थी। क्या थी? इन्होंने दो काम किए थे। पहला, इन्होंने 1510 में इन्होंने गोवा एनेक्स किया था। कहाँ से? बीजापुर से। रूलर कौन था? आदिल शाह, अभी हमने देखा था। दूसरा, इन्होंने ये भी किया कि जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने पुर्तगीज़ को इंकरेज किया कि वो इंडियन वुमेन से शादी करें, जैसे कि जो पुर्तगीज़ का जो प्रेजेंस है ना इंडिया में ज़्यादा बढ़ सके। तो इनका दो काम रहा था, इसलिए इनको रियल फाउंडर माना जाता है। और मैं आपको बता दूँ, गोवा को एनेक्स करने के बाद एक रीजनल पावर की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश भी कर ली थी पुर्तगीज़ ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच
वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्तुगीज बिल्ड दियर फर्स्ट फैक्ट्री। और फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश करी थी? ये इस्टेब्लिश करी है कोचीन में, याद रखना यह है कोचीन में इस्टेब्लिश करी है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। द फर्स्ट पोर्तुगीज फोर्ट्रेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अल्फोंसो ला अल्बुकेर्के, वॉज नॉट द वॉइसरॉय एट दैट टाइम इन कोचीन। 1503 में इन्होंने इस्टेब्लिश करी। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने पोर्तुगीज फोर्ट्रेस इन्होंने इस्टेब्लिश करी थे कैनानोर एंड अंजीटिव, ठीक है, कैनानोर एंड अंजीटिव, ये अल्मीडा के उसमें आता है और ये अल्फोंसो ला अल्बुकेर्के के लिए कोचीन आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इन इंडिया फॉर ट्रेड। पहले यूरोपियंस कौन है? वो है पोर्तुगीज, आपको पता ही 1498 में आए थे वास्को ड गामा, और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक रहे, 1961 तक रहे थे। चलो अगर हम सीक्वेंस भी देखें इसमें, तो सीक्वेंस आप देख सकते हो कि सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। और इसका सीक्वेंस यदि आपको याद करना है, अगर आप भूल जाते हो तो आपको याद रखना है पोर्तुगीज़ तो सबसे पहले आए थे 1498 में। उसके बाद आप कैसे याद रखोगे? तो आपको ABCD का जो अल्फ़ाबेट है ना, तो आप यहाँ पे रखो D, यहाँ पे रखो E, यहाँ पे रखो F। तो क्या हो जाएगा? D से हो जाएगा डच, E से हो जाएगा इंग्लिश, F से हो जाएगा फ्रेंच। ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। सी ट्रेड सेंटर्स किसने स्टेब्लिश करी थी? वो थे पोर्तुगीज़। कौन थे? वो है पोर्तुगीज़। देखो एमंग ऑल द यूरोपियन पावर इन इंडिया द पोर्तुगीज ट्रेडर्स वर द फर्स्ट हु स्टैब्लिश्ड मैरीटाइम ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइसरॉय फ्रांसिस्को दे अल्मीडा एनेक्स्ड दीव इन 1509, और 1509 में दीव को कैप्चर करने के बाद उन्होंने अपने आप को इंडियन ओशन और अरेबियन सी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था बहुत ही पावरफुल एम्पायर की तरह, और जिससे कि दे कुड मोनोपोलाइज दियर ट्रेड इन इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी ऑल्सो। और कोई भी शिप अगर ट्रेड करती है ना, तो उस पर वो टैक्स भी लगाते थे। तो इसलिए इसका पोर्तुगीज़ को ये भी बोला जाता है कि वो ब्लू वाटर पॉलिसी को भी फॉलो करते थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्तुगीज़। और पोर्तुगीज़ ने कौन सा इस्टेब्लिश करी थी? तो वो थे हुगली। कौन सा है? वो है हुगली, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं। द पोर्तुगीज़ ऑब्टेन्ड परमिशन टू इस्टेब्लिश दियर फैक्ट्री इन चटगांव सतगांव बाय द रूलर ऑफ बंगाल घियासुद्दीन महमूद शाह। After that, Portuguese colonies were set up in whole Bengal, and Chatgaon, known as Great Port of Portuguese Maritime, was used by them. But in the 16th century, आपको याद रखना है 16th century में सतगांव की जो पॉपुलैरिटी थी वो डिक्लाइन हो गई और उससे रिप्लेस कर दिया हुगली को। इसका आंसर हो जाएगा हुगली, ठीक है। और इसमें कई सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डच बिल्ट अ फोर्ट नेम्ड फोर्ट गुस्तावुस इन चिनसूरा डच के लिए फेमस था, और सेरमपुर जो है वो फेमस था डेन्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में सबसे लास्ट में डेनमार्क वाले भी आए थे, डेन्स जिसको कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको दिया है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो यहाँ से कि ये हुगली हो गया आपका पोर्तुगीज़ का, चिनसूरा हो गया आपका डच का, श्रीरामपुर आपका हो गया डेन्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विथ रेफरेंस टू पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वर द पोर्तुगीज, जो ऑप्शन सही है। सेकेंड यूरोपियंस पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वर द फ्रेंच, ये गलत है। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड, ये भी गलत है। देखो इसका आंसर होना चाहिए ए, सही है। अब देखो इसका हम थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पॉन्डिचेरी वेयर द पोर्तुगीज, ये चलो ये सही है। डच वेयर द सेकंड, देखो यहाँ पे डच सेकंड है। ब्रिटिश ऑल्सो ऑक्यूपाइड पॉन्डिचेरी, ब्रिटिश ने भी ऑक्यूपाई किया था, लेकिन ब्रिटिश ने इसे हैंड ओवर कर दिया था फ्रांस को, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस के समय, जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ था 1814 में, आपको पता है कि फ्रेंच और इंग्लिश की राइवलरी चल रही थी, तो उसके तहत ट्रीटी ऑफ पेरिस भी हुआ था, जिसके तहत इंग्लिश ने फ्रांस को ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत यहाँ पे इसको हैंड ओवर कर दिया था पुडुचेरी को। नेक्स्ट देखते हैं। हुगली वॉज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। आपको अभी देखा था हमने कि हुगली को जो है बेस किसने बनाया था? पोर्तुगीज़ ने बनाया था। तो बेस बना के वो पायरेसी का काम करते थे बे ऑफ बंगाल में। वो कौन थे? वो थे पोर्तुगीज़। यही सारी चीज़ें हैं इसमें, जिसमें आप देख सकते हो कि पोर्तुगीज़ यूज्ड हुगली एज ए बेस
फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। और इन 1631-32 कासिम खान जो कि गवर्नर थे बंगाल के शाहजहां के समय, उन्होंने कई सारे पुर्तगीज़ को इम्प्रिजेंट भी किया था, जेल में भी डाल दिया था इसकी वजह से, पायरेसी की वजह से। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि इंडियन ओशन और अरेबियन सी में अपने ट्रेड्स को मजबूत करना, और कोई भी शिप जाए तो उस पर टैक्स लगाना, उसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये जाता है फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को, ये कंट्रीब्यूशन जाता है, उन्होंने इस तरीके से करी थी, जिससे कि द पोर्तुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा का फाउंडर वो है जॉब चार्नक। कौन है वो? जॉब चार्नक। ठीक है। द चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री जॉब चार्नक हैड सेलेक्टेड सुतनौती इंस्टीड ऑफ हुगली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेंटर्स एंड ही फाइनली फाउंडेड कोलकाता। तो कोलकाता फॉर्म किया गया था इंग्लिश कॉलोनीज और इंग्लिश सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जॉब चार्नक। चल, हु फाउंडेड जॉब चार्नक? सेम जॉब, हु फाउंडेड कैलकाटा? जॉब चार्नक। चलो नेक्स्ट है हमारा, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हमारा ऑप्शन है पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। ये तो गलत है, आपको अभी आपने देखा, ये 1510 होना चाहिए, तो ये आंसर ए होगा। खैर स्टेटमेंट आप देख सकते हो, सारी चीज़ें इसमें कुछ खास है नहीं। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया, फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी वो थे डच। एक्चुअली डच थोड़े से वीक थे, इसकी वजह से क्या हुआ ना, कई सारे जो छोटे छोटे कंपनीज थे उसको ऑर्गेनाइज करके इन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश करी जो कि इंडिया से ट्रेड कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, ये देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था कई सारे माइक्रो कंपनीज को ऑर्गेनाइज करके, और प्रॉपर तरीके से जो डच की पार्लियामेंट थी उसने एक रिजोल्यूशन पास करी थी 1602 में, और उसका इनिशियल कैपिटल इतना था, जिसमें 21 ईयर्स के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग राइट मिला था कि इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज से वो ट्रेड कर सकती है डच। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो डच थे उनका ईस्टर्न हेडक्वार्टर बताविया जकार्ता था, और वहाँ से वो आते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, और फिर वहाँ से जाते थे वो अपना यूरोप में जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश दिए ट्रेडिंग सेंटर्स। अपना ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश करी थी आप देख सकते हो इसमें टी ऑल ऑफ द एबव। कैसे है, नागपट्टनम 1658 AD, चीनसूरा 1653, ये चीनसूरा वाला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, चीनसूरा किसके लिए फेमस था? डच के लिए फेमस था। मछलीपट्टनम 1605, मछलीपट्टनम इंपॉर्टेंट है। सूरत 1616 AD, भारूच 1619 AD, आगरा 1619, कोचिन 1663, अहमदाबाद 1619, पटना 1638, यानी कि सारे इसमें ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, द मॉडर्न कोची वॉज द डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, दिस इज रॉन्ग। द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची, ये सही है, देखो ऑप्शन बी है इसका। डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची इन 1663। ठीक है, एंड कोची वॉज इंक्लूडेड एज अ ब्रिटिश कॉलोनी इन 1814। ठीक है, 1814 में ब्रिटिश ने अपने अधीन में कर लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्या सक्सेस था इंग्लिश के ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेस का? तो पहला है एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सही है क्योंकि यूनिटी नहीं था तो नेशनलिज्म कैसे हो सकता है। कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी इंडियन ट्रेनिंग से उस समय। इंडियन सोल्जर्स हैड लैगनेस ऑफ फिडेलिटी, फिडेलिटी मीन्स होता है वफादारी, वफादारी की कमी था, जिससे कि अगर कोई भी पैसे देता ना तो अपनी सर्विस उससे करवा लेता, तो कहीं ना कहीं ये भी था। तो सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं। चलो देख लो, ऑल थ्री फैक्टर्स वेर हेल्पफुल इन द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इट इज़ नोन दैट अ ग्रुप कॉल्ड मर्चेंट्स एडवेंचर इन इंग्लैंड formed ईस्ट इंडिया कंपनी और द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। अब देखो कितना बड़ा नाम है, लेकिन बाद में इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिया गया। इन दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर टू डू बिजनेस
विद ईस्ट फॉर 15 ईयर्स। 15 साल के लिए इनिशियली इसको चार्टर मिला था कि आप जो है ईस्ट की कंट्रीज से, पार्टिकुलरली इंडिया से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कौन थी रानी? क्वीन एलिजाबेथ। कब मिला था? 1600 में। चलो नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बोला है ना, तो फर्स्ट कंपनी थी लेवांत कंपनी। यहाँ पे दो तरीके की कंपनी थी, एक लेवांत कंपनी थी और आप देख सकते हो इनिशियली इसका नाम नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेवांत कंपनी को जो राइट मिला था वो ट्रेड के लिए मिला था, लेकिन वो लैंड के रूट के थ्रू था। यह है यूरोप, तो यहाँ पे लैंड रूट के थ्रू यहाँ पे आप इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक नया डिस्कवरी हुआ जिसके सी रूट भी डेवलप किया गया वास्को ड गामा के थ्रू। तो प्रॉपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो इसके थ्रू अब वो ट्रेड कर रही थी। तो इनिशियल कंपनी थी लेवांत कंपनी जो लैंड के थ्रू ट्रेड करती थी। चलो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेवांत कंपनी हैड गॉट अ चार्टर फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया बाय लैंड रूट। ठीक है, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर to the English company trading to the East Indies permitting by sea route, ठीक है, on 31st December 1600. This company extended its trade with merger of a new company in 1609 as a new name of United Company। अब देखो इसका नाम क्या था? United Company of Merchants of England trading to the East Indies, ठीक है, जिसका नाम आगे पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, Which one of the following was the emperor of India when British East India Company was formed in London? कौन थे उस समय? तो वो थे अकबर। ठीक है, Some merchants organized a general meeting in London in 1509 presided over by the Lord Mayor. Plans were prepared for trading with Eastern Islands and a company for the fulfillment of this purpose was founded named as Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies, इसका नाम था। ठीक है, एट दैट टाइम अकबर वॉज द एम्परर। अब इसका टेन्योर भी देख सकते हो अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अब किसके समय फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी? तो वो है जहांगीर। क्या है? वो है जहांगीर। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। English East India Company established its first temporary factory in India during the reign of Mughal Emperor जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय देखो यहाँ पे मसूलीपट्टनम इनका टेम्पररी सेटलमेंट था 1611 में, और परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी 1613 में। कहीं कहीं 1612 भी देता है, तो 1613 में कहाँ पे? सूरत में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि ब्रिटिश का परमानेंट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? सूरत में। ठीक है, चलो देखते हैं, वेयर डिड इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेटअप दियर फर्स्ट फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इसने स्टैब्लिश करी थी? तो सूरत है, अभी हमने देखा। इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस रीच्ड इन मुगल कोर्ट फ्रॉम सूरत। ठीक है, इन 1608 बट डिड नॉट सक्सीड टू गेट परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री डिस्पाइट पोर्तुगीज एंटागोनिज्म। कैपिटन मिडिल्टन, यहाँ पे कैपिटन मिडिल्टन को परमिशन मिल गया। ठीक है, लैंडेड एट सोले नियर सूरत एंड सक्सीडेड टू गेट द परमिशन फॉर ट्रेड बाय मुगल गवर्नर। मिडिल्टन को परमिशन मिल गया कि वो ट्रेड कर सकते हैं। कैप्टन बेस्ट डिजॉल्व द पोर्तुगीज मोनोपोली विद द विक्ट्री ऑफ सूरत पोर्ट। ठीक है, कैप्टन बेस्ट ने पोर्तुगीज मोनोपोली को डिसॉल्व करके अपनी विक्ट्री देख ली वहाँ पे सूरत में, जिसके बाद उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर ली थी और परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली थी 1613 में। फिर उसके बाद वो कई जगह एरिया में स्प्रेड हुए। कहाँ कहाँ? अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, सेम हमने देख लिया है, वो है सूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्तुगीज एट द सोले। कौन थे? वो थे थॉमस बेस्ट। वो कौन थे? थॉमस बेस्ट, अभी हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। तो वो आपको अभी हमने देखा, वो 1613 में कौन थे? इंग्लिश वाले थे, वो सूरत में इस्टेब्लिश करी थी उन्होंने। तो इंग्लिश इसका आंसर है। इन ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री? सेम ऑप्शन है, इसका आंसर सूरत है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। अब देखो बॉम्बे जो है ना उसे इंग्लिश को मिला था, वो पोर्तुगीज़ से मिला था। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंग्लिश के जो किंग थे, किंग चार्ल्स उनका नाम था, किंग चार्ल्स, और पोर्तुगीज़ के जो प्रिंसेस थे उनका नाम था कैथरीन। दोनों के बीच में मैरिज हुआ था, शादी हुआ था। और इस शादी के बाद जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने बॉम्बे को एज ए डाउरी, दहेज गिफ्ट कर दिया था चार्ल्स को, और चार्ल्स ने उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे सौंप दिया। देख लो यहाँ पे 10 पाउंड एनुअल रेंट पे, 10 पाउंड एनुअल रेंट पे इन 1668। तो ये कहाँ से लिया था? बॉम्बे पोर्तुगीज से लिया गया था। चलो, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई द औरंगजेब। वो कौन थे? वो थे सर जॉन चाइल्ड। वो है सर जॉन चाइल्ड, आंसर है बी। एक्चुअली हुआ क्या था कि ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन चाइल्ड उन्होंने मुगल पोर्ट्स बॉम्बे और वेस्टर्न कोस्ट वाले एरियाज़ को कैप्चर करने की कोशिश करी थी, और जो मेका के जो पिलग्रिम्स थे, जो एक्चुअली पिलग्रिम्स मेका जा रहे थे, उनको कैप्चर करने की कोशिश करी थी, जिसके एवज में औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को एक्सपेल्ड कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब मैं आपको बता दूं, कार्नेटिक वॉर एक्चुअली इसके संदर्भ में इंग्लैंड और यहाँ पे फ्रांस, इन दोनों के जो राइवलरी है ना, इसको शो करने के लिए कार्नेटिक वॉर यूज़ होता है। तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर दोनों के बीच में हुआ था। अब ये क्या कारण था? तो कारण हम देखते हैं। एक्चुअली था क्या कि देखो यहाँ पे कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच की जो शिप थी उसको कैप्चर कर लिया था, इसकी वजह से यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था। और मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में बहुत पहले से राइवलरी चल रही थी, और उनकी राइवलरी 3 जगह थी। कितनी जगह? 3 जगह। पहले तो वो यूरोप में लड़ रहे थे ऑस्ट्रियन के सक्सेशन पे, दूसरा वो अमेरिका में लड़ रहे थे, और तीसरा वो इंडिया में लड़ रहे थे। तो तीनों जगह पे देखा गया है कि जो फ्रेंच थे वो वीक हो रहे थे, और आपको पता है कि इंडिया में जो है वो वीक हो गए, जिसकी वजह से इंग्लिश ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। और ऑस्ट्रियन में भी उनकी वीकनेस दिख रही थी साफ साफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर was an offshoot of the Anglo-French rivalry in the Austrian War succession, ठीक है, that took place in the Europe in 1740. The British Captain Bennett captured some French ship, which became the immediate cause of war. इसमें क्या हुआ ना कि नवाब अनवरुद्दीन sent an army of 10,000 soldiers under the command of महफूज खान to besiege the French in Madras during the first Carnatic War. लेकिन द फ्रेंच आर्मी अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द नवाब आर्मी एट द बैटल ऑफ सेंट थोम। आपको याद रखना है, सेंट थोम नियर अडयार रिवर, एंड ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपल 1748 में साइन किया गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फिर ख़त्म हुई, और इसमें और कुछ है नहीं। द कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, तो मैंने आपको बताया कि एक तरफ इंग्लैंड थे और एक तरफ फ्रेंच थे, इसका ऑप्शन होना चाहिए ए, इंग्लिश एंड फ्रेंच। चलो देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ मैच करना है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, तो कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम देखते हैं। देखो इसका ऑप्शन सी है। कौन कौन सा? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपल, अभी हमने ऊपर देखा था। थर्ड कार्नेटिक वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस, याद रखना थर्ड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनकंक्लूसिव रह गया था, कुछ हुआ नहीं था। एंड मैसूर वॉर में तो ब्रिटिश ने हार ही गए थे, लॉस द ब्रिटिश। उस समय हैदर अली थे मैसूर में, तो उन्होंने हरा दिया था। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। अब ये पॉलिसीज़ फ्रेंच ने स्टार्ट करी थी, और इसको देखने के बाद इंग्लिश भी इस चीज़ को फॉलो करने लगे थे। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंच डुप्लेक्स फ्रेंच का था, फ्रांस के थे। चलो, डुप्लेक्स इनिशिएटेड द टैक्टिक्स विच वॉज लेटर अडॉप्टेड बाय द इंग्लिश टू कनकर इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज डुप्लेक्स हु डिप्लॉयड द यूरोपियन आर्मी टू द इंडियन कोर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन किंग्स, ठीक है। ही इंटरवीन्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द यूरोपियन एडवांटेज, और ये सक्सेसफुल भी रहा। In India, among the following locations, the French established their earliest factory at
ये है सूरत। देखो आपको याद रखना है, सूरत में दोनों ने इस्टेब्लिश करी थी अपनी फैक्ट्री, फ्रेंच ने भी करी थी और इंग्लिश ने भी करी थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। और फ्रांस में जब ये देखो यहाँ पे लुइस 14 आपको याद रखना है, लुइस 14 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कोलबर्ट फॉर्म्ड अ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नेम्ड कैम्पेन देस इंडेस ओरिएंटैलिस इन 1664। द कंपनी वॉज दस क्रिएटेड and financed by the state. The company overtook a fresh expedition in 1667 under the command of Francis Cannon and set up the first French factory in Surat in 1668. ठीक है, second factory was set up at Masulipatanam in 1669, granted charter by the Makara Sultan of Golconda. चलो नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके रीन में था, तो लुइस 14 के रीन में था, अभी हमने देखा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच कंपनी का फाउंडर किसको माना जाता है, तो वो है कोलबर्ट, फाइनेंस मिनिस्टर थे लुइस 14 के। ठीक है, और ऐसा कुछ खास है नहीं इसके बारे में। चलो नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज स्टेब्लिश्ड बाय द डच। डच ने, मैंने आपको बताया था चीनसूरा फेमस किसके लिए है, डच के लिए है। श्रीरामपुर किसके लिए फेमस है, डेन्स के लिए, जो डेनमार्क वाले हैं। हुगली किसके लिए फेमस है, पोर्तुगीज़ के लिए है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन है बी, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट हमारा द फ्रेंच फेल टू स्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन। अब सेम रीज़न है कि इंग्लिश और फ्रेंच की राइवलरी चल रही थी, उसकी वजह से। खैर इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, इसकी वजह से फ्रेंच ने अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाया। एक्चुअली हुआ क्या था कि ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर में इसमें जो फ्रेंच की नेवी थी ना बहुत ही वीक हो गई थी, ऐसा वोल्टेयर बताते हैं कि नेवल स्ट्रेंथ बहुत ही रिड्यूस हो गया था और इसकी वजह से वो अपना डेक्कन में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इंटर्ड इनटू इंडिया ट्रेड एट वन टाइम और अदर। आपको मैंने बताया किस तरीके से वो आए हैं, आपको याद करने का तरीका सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए 1498 में, उसके बाद आप अल्फ़ाबेट से याद कर लो DEF, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, तो आप कभी नहीं मिस्टेक होगा ये सारी चीज़ें। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, इसका ऑप्शन बी है 4213। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें लिस्ट करना है हमें कि किसके अंडर में कौन सा रहा है। तो पौंडीचेरी आपको पता है कि ये फ्रेंच के अंडर में रहा है, पौंडीचेरी फ्रेंच के अंडर में रहा है। गोवा आपका पोर्तुगीज़ के अंडर में रहा है। इसको हम ऑप्शन में देखते हैं, ये देखो पौंडीचेरी फ्रेंच के अंदर में, गोवा पोर्तुगीज़, ट्रैंकुबार डेनिश डेंस और सेदरस डच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ड सोरा एंड ओपियम। देखो बेस्ड सोरा एंड ओपियम, ओपियम मतलब होता है अफीम, उन्हें अच्छा सबसे अफीम कहाँ मिलता था यूरोपियंस को, तो वो मिलता था बिहार से। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, बिहार। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। ओपियम के लिए कौन सा फेमस था, बिहार फेमस था। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ए ट्रेडर्स। अब देखो इसमें जो है ना सबसे लास्ट कौन आए थे, तो आपको अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट इसमें फ्रेंच थे। इसका आप कैसे याद कर सकते हो, तो मैंने आपको वो भी बताया था कि सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, उसके बाद फिर DEF, इसमें है डच, इंग्लिश और फ्रेंच, तो फ्रेंच लास्ट थे, इसलिए आंसर सी होगा। इसमें ऑप्शन में आंसर सी है। चलो नेक्स्ट है हमारा, अगर आप देखना चाहो तो आप डेट भी देख सकते हो। पोर्तुगीज़ आए थे 1498 में, डच आए थे 1602 में, इंग्लिश आए थे 1600 में और फ्रेंच आए थे 1664 में। इन्होंने अपने पोर्ट्स, अपने कमर्शियल जो फैक्ट्रीज थे उन्होंने स्टेब्लिश करी थे कोचीन में, डच वाले मछलीपट्टनम, इंग्लिश एट सूरत, फ्रेंच भी सूरत। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कोचीन मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ये किसने स्टार्ट करी थी, जैसा कि आपको पता है कि ये शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था, उससे फॉलो किया था अकबर ने फॉलो किया था। तो ये ऑप्शन तो नहीं है जिससे इंग्लिश ने स्टार्ट करी थी, इसमें दिया है कि कौन सा इसमें इंग्लिश ने स्टार्ट किया है, तो ये नहीं है। सेकंड हमारा यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर। मोबाइल कैनन जो है, कैनन मतलब होता है तोप, चलता हुआ तोप, किसने स्टार्ट करी थी, ये स्टार्ट करी थी मुगल ने।
कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज़ ये भी स्टार्ट करी थी पोर्तुगीज़ ने। तो इसमें कोई भी ऑप्शन इंग्लिश का नहीं है, इसलिए आंसर डी होना चाहिए। चलो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ शेर शाह सूरी। फिर अकबर ने उसे फॉलो करी थी। कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज इससे स्टार्ट करा था पोर्तुगीज़ ने। मोबाइल कैनन ये स्टार्ट करी थी मुगल ने। तो ये सारी इसके वो हैं आंसर्स हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। यदि कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप वो भी मुझे बताएं। यदि आपको कुछ और पढ़ना है तो आप आराम से बता सकते हैं। आपको मैंने नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप भी दिया है, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसका सीरीज़ चलेगा जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर भी इसे कवर कराएंगे। पूरा हिस्ट्री इसमें कवर कराने वाले हैं। तो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।